वर्ल्ड का यूएन असेंबली है, जिसकी 200 करीब 200 से ज़्यादा कंट्रियों के मेंबर है। उन्होंने 2015 में एक डिक्लेरेशन साइन किया था सारे 200 कंट्रियों ने कि हम 2030 तक दुनिया के अंदर से गरीबी खत्म कर देंगे और भुखमरी खत्म कर देंगे, चाइल्ड लेबर खत्म कर देंगे और दुनिया के अंदर कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको रोजगार मिलेगा। वो डिसेंट जॉब मिलेगी, डिसेंट जॉब मिलेगी, डिसेंट वेज पे उसके साथ लिंक्ड है। और फिर उसके ऊपर सबको जो है वो सामाजिक सुरक्षण मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी ये सबको मिलेगी, जो कि बुढ़ापे के अंदर काम आता है, जिसमें पेंशन भी कहा जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है, रहने की जगह है और सड़क है, पानी है, पोर्टेबल वाटर भी वो कह रहे हैं 2030 तक हम सबको पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड कर देंगे दुनिया में। अब पोर्टेबल वाटर हमारी दिल्ली के अंदर जिक्र चल रहा था कि हमारी आधी दिल्ली जो है वो गंदे नालों का पानी पी रही है। वो टैंकरों में भर के ले आते हैं कि जी ये बोर का पानी है, बोर का पानी पीने लायक नहीं होता। हमारे दफ्तर में भी हम बोर का पानी पीते हैं। हम पानी तो हम बाहर का पीते हैं और बोर का पानी आता है जो टॉयलेट वगैरह में सारा टैंकी भरते हैं, अंडरग्राउंड भरते हैं। वो उसमें जो जो चीज़ें 17 गोल हैं एसडीजी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो 17 गोल हैं और 17 गोल में से हमारे जो कंसर्न है वो 8 नंबर का है ट्रेड यूनियन के ऐसे के डिसेंट जॉब विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल। ये 200 कंट्रियों ने फैसला किया है। और उसके साथ जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ये भी उसमें एक बहुत बड़ा नारी का सम्मान जो है वो पुरुष के बराबर होना, पुरुष और नारी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। ये दुनिया की सरकारों ने इन इश्यूज के ऊपर बातचीत की है। अब ये इसलिए शामिल हो रहा है क्योंकि अभी हमारे सामने मुख्य तौर पर जो सबसे बड़े विषय हैं हमारे को देखने को वो है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण के अंदर जो है वो 91 से हमने जब हमारे देश ने वेलकम किया है वैश्वीकरण को, क्योंकि उस वक्त ऐसा दबाव बन रहा था कि कुछ कंट्री अपनी कंट्री के अंदर ही अपना नागरिकों को जितना शिक्षण दे सकते थे देते हैं, टेक्निकल नॉलेज देते हैं, जो थोड़ी बहुत उनको मेहनत की नौकरियां मिल जाती थी वो मिल जाती थी। और इतना वर्ल्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट भी हमारे पास आम नागरिक के पास नहीं आ पाता था। उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, परंतु वो दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री थे। उनको मना के लाया गया था कि भाई आप वित्त मंत्री का भार संभालें, परंतु उन्होंने बहुत ताजुब किया था कि उनके ऊपर इतना बड़ा, हालांकि वो हमारे जो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं, उनके नोटों के ऊपर दस्तखत भी होते थे, हाईली क्वालिफाइड थे, डेड ऑनर्स थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, दुनिया उनको मानती है। उन्होंने एक कंडीशन पे कहा था नरसिम्हा राव जी को, मैं तब टेक ओवर करूंगा कि मेरे को प्रोटेक्शन आपका पूरा चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल अंदर पार्टी के अंदर तो एक से एक धुरंधर था उस वक्त। उन्होंने कहा कि अगर ये मेरे को ये पॉलिसियां जो मैं लाऊंगा देश के अंदर आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए, तो उसमें नीतियों में सुधार करना पड़ेगा। उदारीकरण की नीतियां वो लाए थे, उसको लिबरलाइजेशन लाए थे। तो जो लिबरलाइजेशन उदारीकरण की नीतियां आई थी, तो उन उदारीकरण की नीतियों में उन्होंने कहा था कि हमारे को अगर वर्ल्ड में compete करना है तो हमारे को बॉर्डर खोलने पड़ेंगे, हमारे को जो है खुला बाजार का न्यौता देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमारे को लिबरलाइजेशन के नीतियां भी उन्होंने लागू की हमारे देश में। परंतु नरसिम्हा राव जो उस वक्त काफ़ी कॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि आप निश्चिंत रहे, मेरी कैबिनेट में से आपके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का सवाल नहीं उठाएगा। और अगर आपको याद होगा तो ये जो लिबरलाइजेशन का पॉलिसी उन्होंने उदारीकरण की नीतियां लाए थे, वो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उन्हीं का ड्राफ्ट था और वो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में भी अप्रूव हुआ और कैबिनेट ने भी उसको अप्रूव किया। इफ एंड बट किसी ने भी नहीं लगाया उसमें, एज इट इज वो अडॉप्ट कर लिया गया। और उसके बाद उस वक्त जो अभी एक साथी ने जिक्र किया था कि उस वक्त डंकल प्रस्ताव जो आया था उसके लिए समाजवादियों के अलग विचार थे और बहुत एजिटेशन डेमोन्स्ट्रेशन भी देश में हुआ था। उस वक्त हमारे जो उस वक्त के नेशनल लीडर थे समाजवादी, उन्होंने इसको बहुत बड़ा इशू बनाया था देश के अंदर। परंतु अल्टीमेटली वो क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो स्टेबिलिटी की बात करते थे, वो कह रहे थे कि भी हमारे देश के अंदर इस वक्त रिस्ट्रिक्शन की वजह से इतना
माली हालत खराब हो गई। वर्ल्ड जैसा, अमेरिका जैसे के अंदर 2008 में जो रिसेशन आया था, बड़े बड़े बैंक जहां पर हजारों कर्मचारी जो हैं वो सर सड़कों में चले गए थे। हमारे देश में भी एक रात को तो फैल गया था कि भी बैंक फेल हो रहे हैं, तो बड़ी भगदड़ मच गई थी, बड़ा वो हो गया था। पर रातों रात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसको पाइपिंग किया पैसा, जो प्राइम मिनिस्टर के अधिकार में रहता है, तो वो लोगों को नजर आया कि नहीं हमारा बैंक कोई नहीं डूब रहा है। तो वो 2008 में इंडिया में इतना बड़ा रिसेशन नहीं आया जितना कि डेवलप कंट्रियों में आया था उस टाइम के अंदर। तो ये सारी बेस फाउंडेशन 91 ऑनवर्ड है। उससे पहले तो देश की आज़ादी के बाद हमारा जो संविधान है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। हमारे संविधान में अगर उसको कोई अगर पढ़े तो बहुत बड़े विद्वानों ने उसको बनाया है, वो हर सेक्टर का उसके अंदर प्रोविजन है। और उसके अंदर बाद में जो हमारा कंसर्न है वो उसके अंदर डेमोक्रेट सेकुलर जो हमारा सोशलिस्ट सेकुलर देश है, जो ये बाद में ऐड किया गया। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मेरे हिसाब से बहुत बड़ा हमला है, और वो चौतरफा हमला है उसके अंदर। और हो सकता है कि अगर इतना अगर देश में एजिटेशन डेमोन्स्ट्रेशन ना होते और इनकी नीतियों का जो गलत नीतियां हैं उसका प्रचार देश में प्रचार ना किया जाता, तो हो सकता था पिछली वाली जो इनको झटका लगा है, जिस तरीके से ये इनका ग्राफ नीचे आया है, ये तो 400 पार की बात कर रहे थे। अगर 400 पार आगे होते तो मेरे ख्याल से ये सोशलिस्ट सेकुलर उड़ गया होता, और उसमें अपना जो मनुस्मृति है वो सारी की सारी डाल दी जाती उसमें। और अभी भी कोशिश जारी है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। तो लिहाजा मेरे हिसाब से देखो, मैं जितने भी हमारे ट्रेड यूनियन लीडर हैं, जो हमने 10 मजदूर संगठनों ने, जिसमें सीपीएम भी है, सीपीआई भी है, माले ग्रुप भी है, फॉरवर्ड वाले भी हैं, सब उसमें हैं। सिर्फ हिंद मजदूर सभा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्ट एफिलिएशन नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी सोशलिस्ट है, परंतु हमारे ऊपर कोई डोमिनेशन नहीं है, डिक्टेशन नहीं है। हम अपना साथियों का पूरे ऑल ओवर इंडिया की हमारी नेशनल वर्किंग कमेटी है, विमेंस की अलग है, यूथ की अलग है। 99.2 मिलियन हमारा मेंबरशिप है। रेलवे में शुरू से भी हम नंबर 1 पे रहे बाई सीक्रेट बैलेट। पोर्ट एंड डॉक में भी नंबर 1 पे रहे, आज तक भी नंबर 1 पे स्टैंड करते हैं। और कोल माइंस में सबसे बड़ा संगठन हिंद मजदूर सभा का है। और महाराष्ट्र में तो रोडवेज जो है सिंगल यूनियन है, वो हमारी एचएमएस से एफिलेट है, दूसरी कोई वहाँ पर यूनियन है नहीं। बीएचईएल में जहाँ महारत्ना है वहाँ पर भी हमारा, अगर कई दफ़ा हम फर्स्ट पोजीशन पे होते हैं, कई दफ़ा सेकंड पोजीशन पे रहते हैं। तो हिंद मजदूर सभा ने कोई ऐसा सेक्टर है नहीं हिंदुस्तान में जहाँ पर हमारा प्रभाव नहीं है या हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसकी। तो विषय पे रहूंगा, नहीं तो अदरवाइज मैं जो दूसरे इश्यूज पे बोलूं तो बहुत लंबा बोल जाऊंगा। कल आपको मजदूर आंदोलन के बारे में बोलना हाँ, मैं वो उसके ऊपर बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त जो हमारा एक जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना है, ये उसी के बाद बना था। 91 को हमने उस पर सिग्नेचर किए थे। अदरवाइज पहले डिबेट चल रही थी हमारे देश में कि हम विश्व व्यापार का समझौते का हम उसमें सिग्नेटरी हों या ना हो। तो बाद में वो बन गई हमारी सरकार। तो अभी जितना व्यापार का डिक्टेशन है वो सारा का सारा डब्ल्यूटीओ से आता है। उसको अगर कोई नहीं मानता तो उस पर सैंक्शन लगती है बड़ी जबरदस्त। तो इसलिए हमारे को पूरे ग्लोबल जो एक ट्रेड है उसको हमारे को एग्रीमेंट करने पड़ते हैं। और 91 ऑनवर्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह ने काफ़ी कोशिश करके देश की माली हालत को उभारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस वक्त भी हम संघर्ष में रहते थे। मेरे सीनियर उस वक्त, क्योंकि हमारे जनरल सेक्रेटरी थे रामल पुरोहित, वो कहते थे कि हरभजन, सोशलिस्ट आर नॉट अगेंस्ट दी ग्लोबलाइजेशन। हम वैश्वीकरण के खिलाफ नहीं है, परंतु जो वैश्वीकरण की इल इफेक्ट्स हैं हम उसके खिलाफ हैं। जो उसकी बुराइयां आएंगी हमारे पास, उसको अगर हम प्लग नहीं करेंगे, उसको रोकेंगे नहीं, उसको रोकने की क्षमता अगर हमारे में नहीं होगी, तो देश के अंदर फिर हालात बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। वो संघर्ष चलता रहा था। उसमें उसका कारण भी ये था, क्योंकि जो अभी साथी कह रहे थे हमारे राजभर जी, ये गवर्नमेंट ऑफिसर भी रहे हैं। 91 से पहले भी अगर आप देखें, 80 तक देखें, तो गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ऑर्गेनाइज था। चाहे उसमें आप भारतीय रेलवे को ले लो, पोर्ट एंड डॉक को ले लो, एयरलाइंस को ले लो, कोल माइंस को ले लो, भारत रत्न सारे ले लो, बैंक सारे ले लो। क्योंकि 70 में इंदिरा गांधी ने बैंकों को नेशनलाइज किया था। उसका कारण यही था कि जो
प्राइवेट बैंक हैं वो तो लोगों की डोमेस्टिक सेविंग को लूटते हैं, तो लिहाजा ये गांव-गांव तक जाए, लोगों में डोमेस्टिक सेविंग बढ़े और देश की माली हालत जो है वो फाउंडेशन गांव से स्टार्ट हो जाए। जो अभी अध्यक्ष जी का भी मैंने पेपर देखा, स्वराज की बात कर रहे हैं, तो वो नेशनलाइज किया था इंदिरा गांधी जी ने, और वो उस वक्त की गवर्नमेंट की ये थी कि जो पब्लिक सर्वे यूटिलिटी सर्विस हैं वो गवर्नमेंट के पास ही रहनी चाहिए। जैसे उसमें शिक्षा भी एक टॉप प्रायोरिटी पे थी, हेल्थ उसमें टॉप प्रायोरिटी पे था, और वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग रहती थी कि जो भी गवर्नमेंट हमारे वोट से चुनी जाएगी। आइए जी, आइए, आइए। आइए। नहीं यहाँ जगह इधर अच्छा, चलिए ठीक। तो क्योंकि हमारा देश जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हमारे देश के अंदर, तो डेमोक्रेसी हमने ऐसे ही नहीं मिली है। डेमोक्रेसी के लिए बहुत हमारे को सेक्रीफाइस हमारे बुजुर्गों ने किया है, इतनी कुर्बानी की है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े होते हैं। 250 साल संघर्ष किया है, उससे पहले मुगलों से लड़े हैं, राजे महाराजाओं से लड़े हैं। तो ये जो हमारे को डेमोक्रेसी मिली है ये कोई समझे कि हंसी का खेल है। जैसे अभी आप कह रहे हो जो यूथ हैं उनको ये कोई मालूम नहीं है, ठीक है, उनके पास डिग्रियां आ गई हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है, तो वो जॉब लेते हैं, कॉर्पोरेट हाउस उनको खरीदता है। वहां पे डेमोक्रेसी क्या है? आप किसी भी कॉर्पोरेट हाउस में नौकरी ले लो, आपको 2 लाख के पैकेज पे पर मंथ में रख लेंगे, परंतु आप विद इन 9 सेकंड आपको किक आउट करेंगे, आपका कार्ड ले लेते हैं, गेट के अंदर एंट्री बंद हो जाती है आपकी। तो डेमोक्रेसी को कोई आदमी अंडरमाइन करे कि डेमोक्रेसी क्या चीज है, वो पैसे से नहीं तोली जा सकती है। डेमोक्रेसी में अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी नहीं है तो गुलाम है आप। पैसा आपको आता रहेगा तो आप गुलामी की जिंदगी में रहें, परंतु उसका इन फ्यूचर क्या होगा? आपकी जनरेशन भी सब गुलामी के अंदर ही सीख जाएगी, वो सारा का सारा जो है। तो जो हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष किया, कुर्बानियां की, फांसी के फंदे लिए उन्होंने, आप जो लोहिया जी की बात करते हैं, वो उस जमाने का वो जरूरत थी फावड़े की। अब फावड़े की जरूरत नहीं है, अब तो इतना एग्रीकल्चर एडवांस हो गया है कि भाई अब फावड़े की क्या जरूरत है उसमें। हमारे को उनकी सोच ठीक है, फाउंडेशन ठीक है, परंतु आजकल के हालात में जो हम प्लेस्ड हैं, हमारे को अपडेट तो उसमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज। अब आप ये देखें, रक्शे वाले के पास भी मोबाइल है। मैं एक दोस्त के घर में बैठा था और उसका एसी खराब हो गया। मैंने कहा यार ये तो गर्मी हो रही है। उसने टेलीफोन किया, फटाफट एक इलेक्ट्रीशियन आया, वो अपना सीढ़ी पे चढ़ गया, उसने वो खोल लिया। बीच में उसका फोन आ गया, उसने फोन लगा के कान पे लगा लिया और ऐसे वो काम भी कर रहा है और फोन भी सुन रहा। मैंने कहा यार ये बंदा फोन भी सुन रहा है, काम भी कर रहा है। उसको नीचे उतारा, मैंने कहा यार ये फोन बाद में सुन लेता। कहता था मालिक का फोन है, पूछ रहा है इतने काम दिए थे, किस घर में है, क्या कर रहा है वहां पर, क्योंकि कंट्रोल मेरे को ये आने के इसमें फ्री है, फोन नहीं कर सकता हूँ मैं। मतलब कि इस तरीके से, इस मीडिया से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम फायदा भी ले सकते हैं। इसका खराबी भी बहुत है, इसका फायदा भी बहुत है। अगर आप इसकी खराबी देखें तो आजकल का जो जनरेशन है, चाहे 2 साल का बच्चा है, माँ ने काम करना है या ड्यूटी पे जाना है, घर का कोई काम करना है, बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया। आप एयरपोर्टों पे देख लो, सारे बच्चे इसी में लगे हुए हैं। माँ बाप अपना चाय पी रहे हैं, कोई कॉफी पी रहा है और वो बच्चा उसी में ही लगा हुआ है देखने के लिए। इसके ऊपर मेडिकल साइंस कह रही है कि ये अगर ये नहीं रोका गया तो आने वाले में हमारी जनरेशन का क्या हाल होगा। अगर आप जितने भी कॉर्पोरेट हाउस की बात करते हैं, राजभर जी जो पैसे की बात कर रहे हैं आप, हमारा एक्सपीरियंस है वो, उसके ऊपर बहुत हमने मूवमेंट चलाई हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनी है जो विदेशों से बिजनेस करती हैं, उनका टाइमिंग और हमारे टाइमिंग में बहुत फर्क है। अगर हमारे यहाँ पर रात है तो उनके वहाँ दिन है। तो यहाँ से जो ऑफिस चल रहे हैं, क्योंकि चीप लेबर मिलती है, सारी चीजें चीप हैं, तो वो यहाँ से बिजनेस चलाते हैं, तो हमारे बच्चों को रात को जगना पड़ता है। वो बच्चा जो है उसको वो सारी यूरोपियन कल्चर देते हैं। जो बच्चे जितने भी काम कर रहे हैं अपनी यूरोपियन कंपनियों में, उनको हर तरीके की आज़ादी है। आज़ादी मीन्स कि वो उस कंपनी में अपना एंजॉय करें, क्योंकि एज इतनी होती है कि अगर 20-22 साल का बच्चा है, 20-22 साल की लड़की है, तो अगर उन पे बंदिश बना दी जाएगी तो फ्री माइंड से काम नहीं करें। वो 12 घंटे काम करते हैं। 12 घंटे काम करने के बाद वो घर पे आते हैं, उनको नहीं मालूम कि खाना क्या बना है, कितने बजे लंच होता है, कितने बजे टी होती है। वो जस्ट लाइक ए डेड बॉडी आके सो जाते हैं। उनके घर वाले उनको उठा उठा के थक जाते हैं, वो उठ ही नहीं सकते हैं। उनका ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं। वो 30-35 साल के बाद वो उस काम के लायक नहीं रहेंगे। वो बिल्कुल, जो बच्चा उस वक्त पैसा कमा लेगा, 30-32 साल के बाद तो ब्रेन ड्रेन हो जाता है सारा का सारा, और वो उस हालात में चला जाता है। मैं वो इंटरनल बातें
हमारी लोगों के जो प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने इसको चलाना है, बोलना है इसके ऊपर। वो आप बच्चों को हफ्ते में 2 दिन ऐसे रिजॉर्ट में ले जाते हैं, उस रिजॉर्ट में वो सारा यूरोप कल्चर उनमें बांट देते हैं। वहाँ पे वो सब ओपन सोसाइटी की तरफ ले जाते हैं, वहाँ पे ड्रिंक करते हैं, ड्रग लेते हैं और दूसरी चीजें भी सब शुरू हो जाती हैं। तो वो बच्चे उस एज में उस चीज को लाइक करते हैं, तो वो कहते हैं कि आपको यूरोपियन कंपनी में काम कर रहे हो तो यूरोपियन कल्चर में आपको रहना होगा। वो हमारे देश का सत्यानाश भी कर रहे हैं। पैसा जरूर वो कमा रहे हैं, पैसा देते हैं बच्चे को, और वो 30-32 साल के बाद वो मेंटली मतलब जो है ड्रेन हो जाता है उसका ब्रेन जो है सारा। मैं आपसे कुछ हद तक एग्री कर रहा हूँ, कुछ हद तक नहीं एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं वो ट्रेड यूनियन के अंदर भी मेंबर नहीं बनते हैं। वो तो कहते हैं कि मेरा कब अगला चांस कब आया, कंपटीशन में जाऊं, मेरे को हायर पोजीशन मिल जाएगी। वो हमने ट्रेड यूनियन में बहुत काम किया इसके मामले में। अब सिंस 91 डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही आज भी जिस दफ्तर का उद्घाटन हमने उनसे नहीं कराया, उसका कारण क्या है? उन्होंने कहा था कि अगर हमने देश के अंदर आर्थिक व्यवस्था को सुधारना है तो गवर्नमेंट सेक्टर में इसको डिसबैंड करना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर को, जो नेहरू जी ने और इंदिरा गांधी ने बनाया था। उन्होंने कहा कि नो रिक्रूटमेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, नॉट ओनली दैट, उन्होंने कहा 3% सरेंडर एवरी ईयर। और जो अधिकारी 3% सरेंडर नहीं करेगा डिसेंट जॉब को, ऑर्गेनाइज जॉब को, उसकी एडवर्स सीआर होगी, उसके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। उसको एनुअल सीआर में लिखना पड़ता था कि मैंने कितनी पोस्टें सरेंडर की हैं। जो रेलवे के अंदर तो जो आप रेलवे से अधिकारी छोड़ के गए हैं, जो 3% सरेंडर करता था उसको रेलवे वीक पे जीएम अवार्ड, मिनिस्टर का अवार्ड मिलता था। दूसरों को मैसेज जाती थी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसको हमने जबरदस्ती लागू करना है। तो आज वो 3% सरेंडर पूरे देश में देखें, 30 से 40% तक गवर्नमेंट जॉब के अंदर लोग बागों की हाजिरी है। 60% पोस्टें, उसके साथ हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर का एक ऑर्डर है कि जो पोस्ट 6 महीने खाली रह जाएगी वो डीम टू हैव बीन फ्री, दैट पोस्ट कैन नॉट बी फिल्ड अप, और अगर करनी है तो प्रायर अप्रूवल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री टू बी रिक्वायर्ड। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का ऑर्डर है। और उसमें हमारे हर दफ्तर के अंदर 3% सरेंडर। रेलवे बंद होने पे आ गई कि इतनी बड़ी रेलवे जो 25,000 गाड़ी चलाता है, 2.5 करोड़ पब्लिक रोज सफर करती है, ये सरेंडर से चलेगी कैसे? सब ऊपर तक रेलवे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को समझाया जाकर, तब जाकर उन्होंने कहा अच्छा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, अगर आप चाहते हो तो 1:1 एक डेड बॉडी लाओ, जिंदी बॉडी ले जाओ, मतलब एक सरेंडर लेके जाओ इक्वल मनी की वैल्यू की, और दूसरे वाला ले जाओ। तो उसमें हमारे ऑफिसर जो थे, जो जिनके पास ऑपरेशन का बाहर कारोबार था, वो ऑपरेशन के एम्प्लॉय को सरेंडर करते थे, और स्टेशन मास्टर रखना तो स्टेशन मास्टर की पोस्ट ले आते थे। पॉइंट्समैन सरेंडर कर दिया और स्टेशन मास्टर ले आए उस पर, क्योंकि अगर स्टेशन बना है तो स्टेशन को बिना स्टेशन मास्टर स्टेशन चल ही नहीं सकता, बिना सिग्नल वाले के सिग्नल ऑपरेट हो नहीं सकता, बिना टिकट क्लर्क के और टिकट बिक ही नहीं सकती है, और सफाई वालों के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर उन्होंने कहा कि जितना इंटायर गवर्नमेंट सेक्टर में सफाई वाला है, इसको आप कॉन्ट्रैक्ट पे भेजो, आउटसोर्स करो। अब इस पे हमने बड़ी लड़ाई लड़ी है, इतना फेस किया हमने उस टाइम पर। मेरे को बड़े बड़े अधिकारी कहते थे, हरभजन सिंह आप यू आर नॉट इन फेवर ऑफ SC/ST, यू आर डेडली एंटी। मैंने कहा क्या बकवास करते हो? वो कहता है कि हम इसको अच्छी नौकरी दे रहे हैं, इसका एडवांसमेंट हम चेकिंग स्टाफ में खोल रहे हैं, पार्सल क्लर्क में खोल रहे हैं, आप कहते हैं नहीं ये सफाई वाला ही रहेगा। मैंने कहा वो कहते थे आप एग्री कर जाओ तो हम सबको कमर्शियल में ले जाएंगे, जो टिकट चेकिंग हो जाएगा, पार्सल में चला जाएगा, वहाँ लिक्विडिटी पोस्ट है वो, तो उनका अट्रैक्शन हो जाएगा। तो मैंने कहा व्हाट अबाउट दी सफाई वाला? कहता वो प्राइवेट आदमी को देंगे। उसमें एक वो जो बहुत बड़े बिहार के जिन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड लिया है, वो पाठक हाँ, वो अपना कहे कि मैं फ्री में काम कर रहा हूँ। कोई फ्री में नहीं कर रहा, लूट रहा है। अभी वो मर गया, उसका लड़का है गुड़गांव में रहता है। तो हमारे सारे सफाई वाले चले गए, बावजूद कि हमने बहुत लड़ा सिंसियरली। हमारे को सफाई वाले सुनते ही नहीं थे। वो कहते यार हरभजन सिंह तो फालतू का हमारे को झाड़ू ही उठवा के रखना चाहता है, मैं टीटी बनूंगा, काला कोट पहनूंगा, टीटी टिकट चेक करूंगा। तो सारे के सारे डिपार्टमेंट सफाई वाले के सरेंडर हो गए गवर्नमेंट सेक्टर से ही, 1 by 1 चले हैं सारे के सारे। और फिर उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनका फाइनेंशियल एडवाइजर जो था डॉक्टर राकेश मोहन था।
राकेश मोहन ने अटल बिहारी वाजपेयी को सलाह दी कि साहब रेलवे में यूनियन मजबूत हैं, तो इनको मैं प्रपोजल एक लाता हूं, जितनी नॉन कोर एक्टिविटीज हैं उन सबको प्राइवेटाइज कर दो। जो कोर एक्टिविटीज है, ऑपरेशन ऑफ द ट्रेन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेलवे मिनिस्टर। बाकी क्यों सिर दर्द उठा रखा है? सफाई का काम ले रखा है, टिकट बेचने का काम ले रखा है, बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम ले रखा है, ट्रैक मेंटेनेंस का काम ले रखा है। ये सब ऑफलोड करो सारा का सारा। बहुत जबरदस्त इस पे झगड़ा हुआ। इस पे आप का टाइम मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ, अध्यक्षता जरूर कर रहा हूँ पर उस पे बहुत जब ज्यादा झगड़ा हुआ तो नीतीश कुमार वाज दी रेलवे मिनिस्टर, तो पांचों फेडरेशन इकट्ठी हो गई, जिसमें ऑफिसर क्लास 1 क्लास 2 हमारे AIRF NFIR और RPF की है, पांचों इकट्ठी हो गए इस इशू पे कि रेलवे बिक रही है। तो हमने बहुत जबरदस्त एजिटेशन डेमोन्स्ट्रेशन हमारे फेडरल लीडरशिप ने किया, तो पूरे देश में हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार को मिले, नीतीश कुमार को समझाया कि ये तो सारा का सारा जो आपकी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है वो जीरो हो जाएगी, और ये सारा का सारा बिजनेसमैन RSS की थिंकिंग है, ये तो सब निकल जाएगा हमारे यहाँ से हाथों से। तो उन्होंने कहा अच्छा एक वर्कशॉप रखते हैं। नीतीश कुमार जी ने बड़ौदा में वर्कशॉप रख दी जहाँ ऑफिसरों की ट्रेनिंग होती है, और वो 2-3 दिन की वर्कशॉप थी। उसमें सारे जनरल मैनेजर, सारे चीफ CEO जितने हैं और बोर्ड के मेंबर सब थे उसी में, तीनों मिनिस्टर थे उसके अंदर। बहुत ज्यादा बहस हुई और राकेश मोहन खुद बैठे थे वहां, और राकेश मोहन ने जो रिपोर्ट इंडियन रेलवे की बनाई हुई थी वो रिपोर्ट उसने किसी को ऑफलोड किया था, प्राइवेट पार्टी को दिया था। प्राइवेट पार्टी ने बड़ी सुंदर रिपोर्ट उसकी बना दी थी। पुरोहित जी ने वो रिपोर्ट पढ़ के सुनाई कि आप ये जो रिपोर्ट बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भैया जो अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसको चला रहा है ये बहुत ही नरक बनता चला जा रहा है। कहता है ये स्टेटमेंट तो आप UK की प्राइम मिनिस्टर ने बोला था ये तो, क्योंकि जब वहां पे प्राइवेटाइजेशन हुआ था तो वहां की UK के सिटीजन ने कहा था कि साहब आपने ग्रीन रेलवे, येलो रेलवे, रेड रेलवे, अब वो प्राइवेटाइज हो गई सब। अब रेड रेलवे कब आ रही है, उसका अगला कनेक्शन ग्रीन रेलवे का कब है, ये नोबडी कोऑर्डिनेट दैट। तो वहां पर हलचल मची बहुत जबरदस्त, पूरे सिटीजन सड़कों पे आ गए भी ये क्या कर दिया, क्योंकि UK का सारी लाइफ जो है वो मेट्रो पे डिपेंड है, मेट्रो पे डिपेंड है उसमें। और नहीं तो अदरवाइज वो कारों पे आते हैं, कार बाहर पार्क की, उसके बाद गाड़ी पे बैठे और गाड़ी पे बैठ के चले गए 200-150 किलोमीटर नौकरी करने के लिए, और शाम को आया गाड़ी उठाई घर चले गए। तो फिर उन्होंने वहां पर उनको मजबूरन कमेटी बनानी पड़ी। कमेटी बनाकर उनको ये सिग्नल वाले को जब मोनोपोली हो गई लंदन में, UK में, उसने इतना पैसा मांगना शुरू कर दिया जो डिपार्टमेंटल फंक्शन कर रहे थे उससे 10 टाइम ज्यादा हो गया। वो तो जब मोनोपोली कर लेगा आपका सिस्टम डैमेज कर देगा, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे उसके बगैर, तो मुंह मांगे पैसे मांगे, क्वालिटी भी गिर जाएगी उसके अंदर। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने रोल बैक किया उसको, फिर उन्होंने डिपार्टमेंटल UK के अंदर शुरू हुआ। तो ये सारी चीजें पुरोहित जी ने जब उसको पढ़ के सुनाई राकेश मोहन को वहां पर, और जो बोले राकेश मोहन के खिलाफ बोले कि आप तो पूरा देश ही बेचना चाह रहे हो। तो हमारे एक DRM थे दिल्ली के, वो दोनों क्लास फेलो रहे थे, नीतीश जी और वो अपने टाइम में, त्रिपाठी जी थे DRM, मेरे से उनका बड़ा बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर थे, इंटेलिजेंट भी बड़े थे। तो उन्होंने नीतीश कुमार को देखा, राकेश मोहन का नीचे से मुंह ही नहीं ऊपर उठ रहा था, इतनी जबरदस्त लोगों ने उन पे फायरिंग कर दी। तो उन्होंने देखा कि ये कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ही ज्यादा डिमोरलाइज हो जाए, तो DRM ने मंत्री से परमिशन लेके कहा सर मैं कुछ बात बोलूंगा। हाँ बोलो। कहता साहब एक ने एक तस्वीर बनाई और वो तस्वीर को उसने रख दिया चौक पर कि इसमें जो कमी है वो पॉइंट आउट करो। कहता किसी ने एक पेन भी नहीं उसमें मारा। कहता दूसरी तस्वीर लगाई कि अगर किसी ने इसमें इंप्रूवमेंट करना है तो वो बताओ। कहता सब ने उसकी नक्शा ही बिगाड़ दिया उसने। तो कहता ये डॉक्टर राकेश मोहन ने जो कुछ किया है उसमें इंप्रूवमेंट बताएं, ये तो उसका नक्शा ही बिगाड़ दिया। अल्टीमेटली नीतीश को मजबूरन वो राकेश मोहन के प्रपोजल को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। तो हमने सारी लाइफ अपनी सीनियर लीडरों के साथ गुजारी है। अब रेलवे के अंदर जो हाल हो गया, पोर्ट एंड डॉक इस वक्त 90% चला गया हमारे यहाँ। कैन यू इमेजिन? गोदी कर्मचारी 90% हमारे पास नहीं है। 300 आदमी बॉम्बे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में बैठे हैं, उनके पास काम नहीं है रेगुलर एम्प्लॉय के लिए। यूनियन ने क्या अचीव किया हुआ है? ये काम नहीं है, तनख्वाह जारी रखो। ये यूनियन के अचीवमेंट बता रहा हूं मैं आपको। और जब ये रिटायर होंगे इनके पेंशन सेटलमेंट पूरे हो जाएंगे, ये यूनियन की जिम्मेवारी है। मैं वो इसलिए कह रहा हूं कि मेरी उन लीडरों से जब बहस होती है कि आप कभी नेशनल मूवमेंट में नहीं आते, हड़ताल नहीं करते, स्ट्राइक नहीं करते, आप करते क्या हो, कौन सी यूनियन चला रहे हो?
वो कहता कामत 300 आदमी बचाए, जहां पर यहाँ पर 25,000 आदमी था। अब 300 आदमी को हम ये बचाए हुए हैं कि ये बिना काम के बैठे रहें, सुबह आए, खाना खाएं कैंटीन से फ्री और शाम को घर चले जाएं। कहता अगर मैं इनको आपके डेमोन्स्ट्रेशन में लाऊंगा उस दिन की इनकी तनख्वाह कट जाएगी। तनख्वाह कटेगी, हमारे मेंबरशिप भाग के दूसरी तरफ जाएंगे, उधर चले जाएंगे। हम इन्हीं को संभाल के, अपनी विरासत को संभाल के बैठे हैं। वो अल्टीमेटली वो भी जाने वाली है, वो भी जाने वाली है। एयरलाइन हमारी है नहीं कोई। अब ऐसा देश आपने देखा है कोई जो 5th इकोनॉमी है दुनिया की? हमारी अपनी एयरलाइन ही नहीं है। भारतीय रेलवे जब पाकिस्तान अटैक करता है, जब चाइना ने अटैक किया था, 500 स्पेशल रेलवे फ्री चलाता था आर्मी के मूवमेंट के लिए। आज हमारे पास एयरलाइन नहीं है अपनी। अब कभी कोई ऐसा मौका बनेगा, जैसे रेलवे को भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, अब ये आपको गौतम अडानी को सारा कुछ दे दिया। अभी पहले वाला जो कांग्रेस का डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर भी इतना चीजें जो क्रिमिनल नहीं थी, अब इन्होंने तो आरएसएस की सारी जितनी भी थिंकिंग है वो लागू कर दी है ना हमारे देश के अंदर। ये तो खुले बाजार पर पूंजीवाद और हमारे देश के अंदर लूट जो मची है। अब इनइक्वालिटी की बात करते हैं, जो बात करनी है हमने सब्जेक्ट के ऊपर। इनइक्वालिटी में एक तरफ तो हमारे यहाँ पर वर्कर जो है डेली 8 घंटे जो काम कर रहा है उसकी सैलरी 8,000 रुपए, और जो सीईओ हैं हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों में, उनका रोज का 1 करोड़ रुपए है। आप ये गौतम अडानी और इनकी अगर आप सैलरी देखें तो मैं 1 करोड़ कम बता रहा हूं, इससे भी ज्यादा है। तो लिहाजा ये जो इनइक्वालिटी की खाई बढ़ गई है। पहले हम कहते थे कि भी सोशलिस्ट थिंकिंग कहती है कि 1 और 6 का रेशो रहना चाहिए। अब वो 1 से बाद हमने 1 से 10 मान लिया उसको। अभी तो कोई अंतर ही नहीं है। कितना आप वो आसमान पे चले गए और हम नीचे आ गए। तो अभी इस हालात के अंदर जो मेरे ख्याल से आंकड़े हैं, अगर आप गूगल करके अभी भी देख लें कि जो 44% हमारी वेल्थ है वो 1% के जेब में चलेगी, और अगर आप उसको 10% का देखेंगे तो 80% हमारी वेल्थ जो है वो 10% के पास चलेगी। 91% पॉपुलेशन जो है वो 3% वेल्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमारा अभी किसानों से जो हम मेल लेके चल रहे हैं, किसान जो हमारे 87% है वो 3 एकड़ से नीचे वाले हैं। सिर्फ हमारे पास जो है 13% किसान हैं जो बादल जैसे होंगे या जिनके पास सैकड़ों, वो भी उसके जब सीलिंग है उनकी, पर उनके कम से कम 100 एकड़ में बाग लगे हुए हैं। किन्नू का बाग लगा हुआ है, कोई संतरे का बाग लगा हुआ है। बागों में सीलिंग नहीं आती है। बाहर ले जो मैं पंजाब की और राजस्थान की जो बात कर रहा हूँ, हाँ, के पास 1 करोड़ एकड़ लैंड है जी, वो सीलिंग नहीं है। वो अंबानी वाली अभी मैं बता रहा हूँ ना। ये जो देश की अभी सरकार है, ये लोग बाग समझ नहीं रहे हैं, यंग ब्लड समझ नहीं रहा, क्योंकि वो उस एटमॉस्फेयर में वो अपनी जो एजुकेशन ली है वो उसको प्लेसमेंट चाहता है, उतना उसको पैकेज चाहता है। वो अब अच्छी भी लगते हैं हमारे आजकल जो शादियां हो रही हैं। पहले तो पूछते थे जमीन कितनी है आपके घर में, तो अभी वो पूछते हैं आपका बच्चे का पैकेज क्या है। पैकेज क्या है, तो वो पैकेज बताते हैं 12 लाख का पैकेज है, 18 लाख का पैकेज है, और ठीक है लड़की सुखी रहेगी। लड़की भी मेरी जो है वो 10 लाख के पैकेज पे है। तो अपना ये पैकेज चलते हैं आजकल। तो हालात इतना देश का बिगड़ गया है, मैं इसके ऊपर घंटों बोल सकता हूँ, और विद आपके सामने प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ कि ऐसा देश हो गया है कि अभी अगर इसको नहीं संभालेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उड़ जाएगा। हमारी डेमोक्रेसी ऑलरेडी मेरे ख्याल से 80% चली गई। आज की तारीख में जो इनकी बीजेपी वालों की जो एक सेना खड़ी कर दी है। पहले हमारे को याद होता था रेलवे मिनिस्टर हमारे पासवान जब बने तो उन्होंने एक अपनी सेना बना ली, हाँ, भीम सेना। दलित सेना, दलित सेना। अब 5,000 आदमियों को कार्ड दे दिया फर्स्ट एसी का। अब जो टीटी कहे दलित सेना, जो कहे दलित सेना, सारी ट्रेनों में दलित सेना ही घूम रही। वो कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दिस इज नॉट योर पापाज प्रॉपर्टी, आप ऐसे कैसे दे सकते हैं। वो सारे पास कैंसिल कर दिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने। तो अभी इन्होंने अपनी सेना बनाई हुई है, पीला पटका डाला हुआ है, वो जो मर्जी कर लें, वहां पर कोई कानून लागू ही नहीं होता। वो आप गवर्नमेंट का इशारा हो जाए कि ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, उसके घर में जाके मार देंगे उसको घर में जाके आग लगा देंगे उसके। ये रवीश कुमार का मैंने सुना था, वो हकीकत है। वो रवीश कह रहा है कि मेरे को गली में 4 गुंडे आके मार जाएंगे, पता तभी लगेगा जब मेरे को काट पाट के मेरे बच्चों को भी फेंक जाएंगे, आग लगा जाएंगे। ये हालात है पूरी बनी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब कोई बोलते भी नहीं है डर के मारे।
पर मैं तो कभी डरा ही नहीं जिंदगी में, ना मैंने डर सीखा है। अब मेरे को उन्होंने आनंद जी को मालूम है, मैंने इनको अपनी दे रखी है चार्जशीट जो है, मेरे को एंटी नेशनल डिक्लेयर किया हुआ है इन्होंने, इस गवर्नमेंट ने एंटी नेशनल। मेरी इंक्वायरी चल रही है मेरे खिलाफ मैं देशद्रोही हूँ और मेरे पे उन्होंने चार्ज दूसरा लगा रखा है कि फॉरेन फंडिंग बहुत मेरे पास आती है मेरे से वो फॉरेन फंडिंग का ढूंढ रहे हैं कहाँ से आती है। इसके बाद फिर उसने तीसरा चार्ज है कि जो विदेशी ताकतें हैं जो देश के खिलाफ हैं, उससे हरभजन सिंह के बहुत अच्छे रिलेशन है, वो उनको यूज कर रहा है कंट्री के अगेंस्ट में। वो इसका इसलिए कह रहे हैं कि हम जब से लगे हुए हैं इस गवर्नमेंट के आने के बाद, हमारी ये 8वीं वनडे स्ट्राइक हुई है। कम्युनिस्ट जो हैं वो कम्युनिस्ट खत्म हो रहे हैं अभी, क्योंकि उनका जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन था WFTO, वो थोड़ी थोड़ी कंट्रियों में रह गया है। बाकी ITUC है वो सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो पहले कभी ICF2 हुआ करता था, इंटरनेशनल फ्री कन्फेडरेशन ट्रेड यूनियन, उसको WCL क्रिश्चियन वाले को मिला के ये ITUC बना है। उसमें मैक्सिमम डेवलप कंट्रीज के जितने सोशलिस्ट कंट्रीज हैं वो उसमें हैं, उनकी उनकी डोमिनेशन है। हमारे से बहुत अच्छे रिलेशन है। मेरे को गवर्नमेंट भेजे ना भेजे, वो मेरे को G20 में बुला लेते हैं, L20 में बुला लेते हैं, मैं वहां पर ये सारी राम कहानी बोल देता हूँ। 20 कंट्री हमारे फेवर में रेजुलेशन लेती हैं। ब्राजील में हमारे फेवर में रेजुलेशन हुआ, उसके बाद साउथ अफ्रीका में हुआ, अभी अमेरिका ने कहा कि अब उसकी बारी है G20 की, वो कहता मैं लेबर L20 करूंगा ही नहीं। उससे पहले मोदी ने कहा कि मैं L20 करूंगा, परंतु मेरा BMS बैठेगा L20 की चेयर, मैं ITUC को अलाउ नहीं करूंगा उसकी चेयर बैठने के लिए। हमने ऑनलाइन करा, 20 कंट्रियों ने, अमेरिका, जर्मन वगैरह सबको ऑनलाइन लिया, और इस गवर्नमेंट की इतनी मिट्टी प्लीज करी, उसको पहली दफा फर्स्ट टाइम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ ऑनलाइन L20 हुआ, ये रिकॉर्ड में है हिस्ट्री में। अब वो कहते हैं कि ये और तो कुछ नहीं है, ये हरभजन सिंह ही सारा करता घूम रहा है, तो मेरे को उन पे तीसरा चार्ज ये भी है कि इसकी विदेशी ताकतों के साथ सांठगांठ है, ये एंटी नेशनल काम कर रहा है। ये 3 चार्ज तो मेरे पे बहुत मोटे चार्ज हैं। तो आपके ऑफिस पर ईडी की रेड ना पड़ वो जाए? उन्होंने छान लिया सारा वो अभी वो नहीं, उनको ये है, पता करना चाहते हैं कि दफ्तर कैसे बनाया है इन्होंने। उनकी निगाह में, RSS की निगाह में, किसी RSS वाले से मेरी कंप्लेंट कराई है। मैं कहता हूँ कि कंप्लेंट की कॉपी दो, वो कहते हैं वो नहीं दे सकते, वो सीक्रेट है। मैंने, आनंद जी ने कहा कि आप प्रशांत भूषण को मिलो, मैं गया प्रशांत भूषण जी के पास, उन्होंने अपने जूनियर को बुलाया, कहता यार ये पढ़ जरा किताब, इसमें लेबर मिनिस्ट्री के पास कब पावर आ गई ये अपना फॉरेन फंडिंग और एंटी नेशनल को इंक्वायरी करने की। उसने बैठे बैठे सारी किताब पढ़ दी, कहीं पे पावर ही नहीं है। उन्होंने 2 लाइनें और ऐड करा दी उसमें, कहते मेरे पैड पे जाने दो। मैंने कहा नहीं, पहले मेरे को लड़ने दो, मेरे से निकल जाएगा मामला, फिर मैं आऊंगा आपके पास। तो अभी खुद अपने लेवल पे लड़ रहे हैं। मैंने वो यंग एक क्लास 1 ऑफिसर है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, उसको इंक्वायरी ऑफिसर बना रखा है। मैंने कहा यू प्लीज शो मी दी अथॉरिटी हु हैज मेड यू एज इंक्वायरी ऑफिसर अगेंस्ट मी। वो कहता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मैं कहा व्हाट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कोई अधिकारी तो होगा, कोई लेबर मिनिस्टर होगा, कोई लेबर सेक्रेटरी होगा, किसने तेरे को नियुक्त किया उसकी कॉपी दे। कहता वो नहीं दे सकता। मैंने कहा कंप्लेंट दे, कहता कंप्लेंट भी नहीं दे सकता। तो मैंने कहा फिर मैं, ये तेरे पास पावर ही नहीं है, तू मेरे को एंटी नेशनल कह ही नहीं सकता है, मैं तेरे को हाईकोर्ट में खड़ा करूंगा। बहुत झगड़ा होता है उससे मेरे। यार अल्टीमेटली क्योंकि अब मेरे को लेबर मिनिस्टर भी बुलाता है घंटों घंटी बात करता है इसके ऊपर। तो मैंने कहा आप मेरी तरफ से घर पे बुला के बात करते हो, उधर मेरे खिलाफ एंटी नेशनल की इंक्वायरी चला रखी है। किसने चला रखी है? मैंने कहा आप ही की गवर्नमेंट ने चला रखी है। अभी उसने उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया है। अभी पीछे 4-5 महीने से कोई सिटिंग हुई नहीं है पर ये बातचीत जारी है उस पर। तो हालात इतने खराब हो गए हमारे देश के, इसको हम कैसे, ये देखिए आनंद जी, अगर जिसने ये पढ़ लिया ना, तो हमारे को ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इसमें सब कुछ लिखा है, इसमें सब कुछ लिखा है। 50 आदमियों ने इस पे दिमाग लगाया है, और हर सब्जेक्ट के ऊपर ये मैनिफेस्टो फर्स्ट टाइम 1934 के बाद आपने ये दिल्ली में 17 में इशू किया था, और शरद यादव जी आए थे इसमें 2018 में, 17 तारीख थी 2018 में। हॉल फुल था हमारा, भरा हुआ था, 500 आदमी आए थे उसमें, मौलंकर हॉल। अब जिसमें जिन्होंने 50 आदमी थे उसमें नाम भी पढ़ दूं तो 1-2 को छोड़ के बाकी सब हैं हमारे पास। तो एक वो हमारे डॉक्टर जो हैं बहुत ज़्यादा समझदार हैं, अपना कुरमान अली जी, वो नहीं है क्योंकि उनका नाम भी है, उन्होंने भी योगदान दिया था इसमें, परंतु वो देखने उनके लेख पढ़ने से पता लगा कि वो तो अब डॉक्टर लोहिया के खिलाफ ही लिखना शुरू कर दिया, जयप्रकाश जी के खिलाफ भी लिखना पड़ती शुरू, अपने पिताजी के खिलाफ भी आप कर दिया। तो अभी वो सबने सहमति से उनको थोड़ा सा बाहर किया है। वो इसलिए किया है कि भाई वो तो ओपनली ऐसे काम पे लग गए
कि वो हमारी जड़ें खोदनी शुरू कर दी हमारे जो पुरखों की उन्होंने। तो वो चाहे कहें कि मैं कैप्टन अब्बास अली का लड़का हूँ जिन्होंने देश के अंदर अपना आज़ादी के अंदर योगदान दिया था और समाजवादी थे, परंतु वो अब ठीक है, उनका उसका जवाब देते रहते हैं, राजकुमार जी जवाब देते हैं, हम उसमें नहीं अभी खैर वो मेरे ख्याल आनंद जी के समझाने से शायद साइड हुआ है। और जो अभी अग्रवाल जी ने बात कही है, हम लिमिटेड है, आप अगर गिने उंगलियों पे गिन सकते हैं जो समाजवादी हैं, कि ये तूफान साहब ने शुरू किया था, ये वो मर्दमशुमारी करते थे यार, कौन रह गया कौन बच गया। बड़ी अच्छी पंजाबी बोलते थे, इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलते थे, और जो आता था वो अपना उनको 100 रुपया दे दे, 200 रुपया दे जाए, बाकी को खाने को लाते थे। प्रेम संबरवाल उनकी वाइफ जो है, गुड़ की पट्टी गजक बजक ये सब मेला लगाते थे वो 1 जनवरी को। ये काफी साल चला, इसको 40 साल हो गए चलाते हुए। अब इसमें दूसरे साथी भी जुड़ गए। अब इसको जुड़ने के बाद दिक्कत हमारे को आनंद जी ये आ रही है कि लोगों ने समझा कि यार ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया, मैनिफेस्टो बन गया, हमारे को पेपर डॉक्यूमेंट सारे मिल गए, किसके बेस पर हमारे को लड़ना है, क्या हमारी आइडियोलॉजी है, ये सब कुछ मिल गया इसके अंदर। ये हिंदी का भी है, ये हिंदी का भी है। मतलब कि आप इसको पढ़ लेना, आप हमारे को इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद हम आगे नहीं बढ़े। ये 18 के बाद इसमें मीटिंगें तो हुई हैं, आपके वहाँ पर हुई एक दो मीटिंगें, वहाँ बेंगलोर में हुई, एक आधी कोई और हुई होगी। आपने इसका जिक्र नहीं किया अपनी रिपोर्ट में। हाँ आपने इसका बाद में कर, अच्छा मैंने वो देखा तो उसमें नहीं था। मेरे ख्याल से जैन साहब आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हाँ जी, आज वो हमारे बीच में नहीं है, विजय प्रताप चेयर इसमें कमेटी में थे वो। और अब मेरे को लगता है शायद हो सकता है, मैंने अभी देखा इसको, पहले मैंने गौर भी नहीं किया था, इसमें चेयरमैनशिप ऑफ हरभजन सिंह लिखा हुआ है। मैं कहा हो सकता है किसी आदमी को मेरे नाम से इतराज है तो इसको चेंज भी किया जा सकता है, हरभजन सिंह क्यों रहे, कुछ और भी किया जा सकता है। पर नहीं, मैं बात बता रहा हूँ कि ये हमारा डॉक्यूमेंट्स है, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे से सीनियर बैठे हैं, आनंद जी बैठे हैं, ऐसा डॉक्यूमेंट्स पहले सोशलिस्टों ने तैयार नहीं किया, हर इशू पे है इस पे। विजय प्रताप ने, उनकी वाइफ अभी पता नहीं है कि नहीं है, रिटायर हो गई हैं जेएनयू में, वो कई एक्सपर्ट को लाई थी, क्वालिफाइडों को, ये सारे सब्जेक्ट वाइज इसमें दिया हुआ है, एक एक सब्जेक्ट है इसमें। तो अब आज मीटिंग हुई है, वो भी देखिए हमारे बीच में लोगों को ये होड़ लग गई थी कि हमारे को प्रेसिडेंट बनाओ, हमारे को प्रेसिडेंट बनाओ। अब इसमें मेरे को समझ में नहीं आता, प्रेसिडेंट बन के आप काम नहीं करोगे, नाम कमाने के लिए प्रेसिडेंट ले रहे हो या पैसा इकट्ठा करने के लिए प्रेसिडेंट चाहिए। हमारे को यहाँ पैसा नहीं मिल रहा मीटिंग करने के लिए, और लोग बाग जो है इसमें कह रहे हैं कि हमने दंडवते जी का वो फाउंडेशन बना दिया, उसके लिए 50 लाख रुपए आ गया। अब दंडवते जी इतने सिंपल आदमी थे, जब वो वित्त मंत्री थे, हमें तब पता लगता था कि चौबे जी के पास आके अकेले बैठे हुए हैं, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई उनके पास गनमैन नहीं, वो चुप कर से गाड़ी सरकारी जब कभी बेले होते थे आगे बैठ जाते, फेडरेशन ऑफिस बैठ जाते, तब मैसेज आती थी वो दंडवते आ गए, दंडवते आ गए, तब हम दौड़े दौड़े जाते थे, दंडवते जी बैठे हैं वहां पर। दंडवते जी की गाड़ी खराब हो जाती थी कई दफा, ब्राह्मण पुरोहित मेरे को फोन करते, अरविंद कहाँ पर है, वो दंडवती की गाड़ी वहाँ खराब हो गई, जाके जाओ, गाड़ी भी एक मैकेनिक लेके जाए और उनको घर छोड़ गया। वो टूटी उल्टे गेट वाली फिएट थी उनके पास, उल्टे गेट से खुलती थी, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास 800 थी ना मारुति, उनके पास उससे बड़ी गाड़ी नहीं थी, इनके पास पुरानी फिएट थी जो उल्टी गेट से खुलती थी। वो कई दफा मैकेनिक लेके जाते थे, ठीक करके उनको अपनी गाड़ी से घर छोड़ते थे, और वहां रहते थे फ्लैट्स में। के पास भी ऐसी गाड़ी है, जौहर साहब, हाँ जौहर साहब तो ग्रेट आदमी थे उनके। तो मेरा कहना ये है जी, आप हमारे इसमें हमारे बीच में दो हमारे बहुत ही लर्नर्ड और सीनियर समाजवादी, देखो औरों के पास नहीं है ये विरासत अभी फिलहाल। जैसे हम डॉक्टर नरेंद्र देव जी की बात करते हैं, कल लेक्चर करवाया इन्होंने, डॉक्टर लोहिया की बात करते हैं, जयप्रकाश जी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जयप्रकाश जी का। अगर इस पे बोलने को टाइम लगे तो जयप्रकाश जी ने हिंदुस्तान की ट्रेड मूवमेंट को खड़ा किया है। रेलवे के फेडरेशन के अंदर उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पहला पे कमीशन दंडवते लेके आए हैं, 30 रुपए 1 रुपया इंक्रीमेंट, जयप्रकाश जी का है, ये साइन किया हुआ उन्होंने। वो पोस्टल के भी फेडरेशन थे, पीएनटी पूरे पोस्टल एंड इसका, और उन्होंने किदवई उस वक्त मिनिस्टर होते थे, हड़ताल हो गई और वो जयप्रकाश जी आए, बराबर के लीडर थे, उनसे ऊपर ही, किदवई से ऊपर उनका कद था, और उनसे फॉर्मल टॉक में तय हो गया नहीं हड़ताल खुलवा दो दंडवते जी, इनकी डिमांड पूरी कर लेंगे।
हड़ताल खुलवा दी दंडवती जी ने, बाद में वो मुकर गए, डिमांड पूरी नहीं करी। वो जाके वहां पर गांधी आश्रम में जाके बोरताल पे बैठ गए जयप्रकाश जी। पश्चाताप किया उन्होंने। और उन्होंने लिखा कि आगे से मैं अपने ट्रेड यूनियन के साथियों को सलाह दूंगा, कभी भी मुंह वर्बल से कभी हड़ताल नहीं, लिखत के अंदर जब तक आपको ना मिले तो आप हड़ताल। ये जयप्रकाश जी का कहना था। जयप्रकाश जी हमारे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के अध्यक्ष थे, और उस वक्त फर्स्ट पे कमीशन में जो कमियां रह गई थी, वो जयप्रकाश जी की चिट्ठी आज भी पड़ी है। उसके अंदर जो क्लर्क था उसका ग्रेड हायर हो गया, टेक्नीशियन का क्लर्क लोअर हो गया। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मैन ऑफ द लेटर शुड नॉट बी लेस देन मैन ऑफ द क्राफ्ट, ये उनकी चिट्ठी लिखी हुई है। और उसके बाद इम्प्रूवमेंट भी उन्होंने कराया। उसके ऊपर हड़ताल का नौबत आ गई, फेडरेशन की वर्किंग कमेटी ने हड़ताल पे जाने का फैसला कर लिया और हड़ताल की काल चली गई। नेहरू जी ने उनको, उस वक्त कम्युनिकेशन नहीं था, स्पेशल फ्लाइट से उनको दिल्ली बुलाकर दूरदर्शन से रात को हड़ताल विड्रा कराई। ज्योति बासु जो चीफ मिनिस्टर हैं बंगाल के, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे एआरएफ के, वो थोड़े से जो कम्युनिस्ट थे उस वक्त, एक ही कम्युनिस्ट थे, सीपीएम बाद में बना चाइना की हड़ताल के बाद, वो हड़ताल पे चले गए। हड़ताल पे चले गए तो जयप्रकाश जी ने मीटिंग बुलाई वर्किंग कमेटी की, ज्योति बासु को एक्सपेल कर दिया, निकाल दिया। तो बाद में उन्होंने माफी मांगी इन राइटिंग में, और ये उन्होंने हमारे एक अधिवेशन में कलकत्ता में बोला था आके कि हमारे मूवमेंट में जो मेजोरिटी है, माइनॉरिटी को उसकी बात माननी चाहिए, ये नहीं कि आप उसको इग्नोर करके अपना ही प्रोग्राम ले लो। उन्होंने अपने ऊपर लिया था, उनका पैर भी टूटा था, पर फिर भी आके उन्होंने उद्घाटन किया था कलकत्ता में आके। तो जयप्रकाश जी ने लेबर मूवमेंट को खड़ा किया। जो आज मैंने अपनी सैलरी नहीं ली महीने की इतनी जितनी मैं पेंशन ले रहा हूँ, कि ये सब उन्हें देन है उनकी। तो अब इसको डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने सब। रिक्रूटमेंट से जब से 91 से बैन है, अब सरकारी कर्मचारी तो कहीं सपने में भी नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर का इतना एक्सप्लॉयटेशन है। आप राजधानी में ट्रेवल करते हो वंदे भारत में, वहां पर जो कैटरिंग वाला बंदा है उसकी 24 घंटे की नौकरी है। कैन यू इमेजिन? 8,000 से ज्यादा सैलरी नहीं लेता वो, और क्योंकि वहीं पे जूठा बचा खुचा खाना खाता है, वहीं पे उसको बैठने की भी जगह नहीं है, और वो उसी में ट्रेवल करता है, सारी जिंदगी उसकी उसी में जानी है निकल के। वो थोड़ा सा काम ये क्या करते हैं, जो पैसेंजर आ गया कोई 10-20 रुपए दे गए, वो उनकी एक अपनी एक लालच उनको लगा हुआ है। नहीं तो वो जिंदगी थोड़ी है कोई, वो ह्यूमन लेबर डिग्निटी थोड़ी है वो कोई। आज हम बात कर रहे हैं 75 साल हो गए जी, हमारा 77 साल हो गए। हमारे देश में, आजाद देश में, आज भी वर्कर की डिग्निटी कहीं पर नहीं है। मैं एयरपोर्ट की आपको एग्जांपल देता हूँ, इंदिरा गांधी की। वहां पर 1800 महिलाएं अंदर सफाई करती हैं तीनों एयरपोर्ट पे, वो हमारी यूनियन है वहां पर। 12 घंटे नौकरी, 8,000 रुपए सैलरी, और शाम को 300 महिलाएं बुला लेते हैं, और जो उसका कॉन्ट्रैक्टर का मैनेजर है वो कहता है भाई सिर्फ पास 200 के मिले हैं, 100 वापस चले जाओ। 100 लेडी रात को 2 बजे 1:30 बजे घर पहुंचती हैं, धक्के खाती हुई। बस भी नहीं है वहां पर, बस आती नहीं एयरपोर्ट पे, कहाँ जाकर वो पैदल जाना पड़ता है फ्लाईओवर के पास निकल के। इसका हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया, वहां पे प्रदर्शन किए, पुलिस आ गई, कहती जी आप तो कर ही नहीं सकते, ये तो एयरपोर्ट है। हमने कहा भाई एयरपोर्ट के अंदर वर्कर तो काम करता है, और हमारे को फिर वो पुलिस वालों ने धकेलते कि भी आप तो फ्लाईओवर के नीचे वाला एरिया किसी पुलिस के पास नहीं है। वो मेरे को एक एसीपी ने समझाया, कहता क्यों पुलिस से झगड़ा कर रहे हो, पंजाबी बोलता था, पंजाबी था वो कहता है ये एयरपोर्ट के नीचे ना उरले वाले एसएचओ का एरिया है ना परले वाले का, इसका उसके नीचे कर लो। तो हमने कहा वहां कर लेते हैं, वहां जाके कर लेते हैं प्रदर्शन। तो फिर हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से जीत के आए आनंद जी वो केस। सबको 8 घंटे नौकरी करवा दी, और 4 घंटे का ओवर टाइम, करोड़ों रुपया बंटवा दिया उनको। अभी भी हमारी वहां पर मन क्या दुखता है कि उनको बैठने की जगह नहीं है। जहाँ टॉयलेट जाते हैं ना, साइड पे जहाँ पर ट्रॉली रखते हैं, वहीं बैठ के रोटी खाते हैं वो। पानी पीने की भी जगह नहीं है उनके पास, कैंटीन उनके पास है नहीं। कौन वहां पर 300 रुपए की चाय पी सकता है? वो चेंजिंग रूम नहीं है, जो घर से कपड़े पहन के आती हैं उसी से काम करती हैं। तो देश के अंदर इतनी हालात इस वक्त खराब हो गई है कि आप 1% वाले जो हैं वो देश को कब्जा कर गए सारे के सारे। कमाई जो है वो 80 तक देश की आम जनता ने कमाई है। जो जितने बड़े भाखड़ा डैम और ये बड़ी, आज हम 25,000 गाड़ी चला रहे हैं, ये किसका मेहनत है? ये मजदूरों की मेहनत है। परंतु अब उसको कैप्चर कर रहा है गौतम अडानी या कर रहा है मुकेश अंबानी। और कितना जबरदस्त लूट है, चोरी इतनी जबरदस्त हो रही है। अमेरिका में केस चल रहा है, गौतम अडानी के लिए प्रधानमंत्री छुड़ाने जा रहे हैं उसको। अमेरिका में जाके कोल माइन ले ली, अमेरिका की यूनियन उसको, ऑस्ट्रेलिया की यूनियन भगा रही है, गौतम अडानी गो बैक।
और प्रधानमंत्री जाके उस प्रधानमंत्री से चाय के टाइम पर उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ही इज माई वेरी गुड फ्रेंड ऑफ कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया, और कोल माइन दिला के आए। वो कोल माइन आज भी चलने नहीं दे रही अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन यूनियन जो है, उनसे हमारे लाइजनिंग है। वो वहां से कहीं ना कहीं इनके पास भी आता है कि यार ये कौन लाइजनिंग कर रहा है उनके साथ, ऑस्ट्रेलिया की यूनियन के साथ, अमेरिका की यूनियन के साथ और जर्मन की यूनियन के साथ। वो सिर्फ ये एचएमएस कर रही है, कम्युनिस्टों का उनसे उनसे कोई रिलेशन नहीं है। और कांग्रेस क्या मतलब कि कांग्रेस को तो बाहर कर दिया इन्होंने 14 से। कांग्रेस की इंटक जो है वो किसी भी गवर्नमेंट कमेटी की मेंबर नहीं है। अच्छा मतलब आप ये समझें, अब लोग बाग कहते हैं साहब ये गवर्नमेंट से भी नेगोशिएट करता है। मैं जो सबसे बड़ा कॉर्पस है हमारा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का, 25 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस है, मैं उसका ट्रस्टी हूँ, मंत्री चेयरमैन है। अब हमारी उनसे भिड़ंत होती है उसके अंदर, परंतु वो स्वीप कर जाएंगे। अभी उन्होंने जो कोड बनाए हैं उसमें ईएसआई और ईपीएफओ को मर्ज कर रहे हैं। ईएसआई का 1.5 लाख करोड़ है, उसका 25 लाख करोड़ है, और ईएसआई के कम से कम 200 हॉस्पिटल हैं बड़े, जहां पे कॉलेज भी चल रहे हैं, डिस्पेंसरीज हैं कम से कम, मेरे ख्याल से 800 का डिस्पेंसरी पूरे देश में, उसको ये सब बेच रहे हैं, प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। पूरा देश ही लूट रहे हैं हमारे सामने, और हमारा संविधान खा जाएंगे। और लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आप बोल नहीं सकते हैं। हरभजन बोलता है तो मैं एंटी नेशनल हूं, मेरे फादर एंटी नेशनल थे, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर वो सुभाष चंद्र बोस के साथ थे। सिंगापुर पुलिस छोड़ के वो आईएनए ज्वाइन करे, 12 महीने काला पानी उन्होंने सजा काटी। उनको अंग्रेजों ने कहा था कि ये देशद्रोही है। आज मुझे खुशी है कि भी फादर के बाद ये तकमा मेरे को मिल गया। तो हालात बहुत खराब हैं। इसके ऊपर मैं बोलता हूँ, हर जगह जाके बोलता हूँ, मुझे किताब रख के बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि रोज मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, ये मेरा रोज का काम है। और गवर्नमेंट से भी बड़ी जबरदस्त भिड़ंत होती है। ये लेबर मिनिस्टर इसलिए खिलाफ हो गया था कि इसने मेरे को मीटिंग में, इंट्रोडक्टरी मीटिंग में पहली दफा इसने कहा कि हरभजन जी बात बोलो आप जो है, तो मैं ऐसे ही बोलने लगा सारी चीजें। तो इसने कहा कि आप क्या चाहते हो, आप ये कह रहे हो कि मैं सारी फैक्ट्री बंद करके लाखों कर्मचारी सड़क पे भूखों मार दूं। मैंने कहा जी ये आपकी स्टेटमेंट ही मेरे को पसंद नहीं है। आप कौन होते हैं वर्कर की नौकरी खाने वाले, और आप कौन होते हैं कि कॉर्पोरेट का यहाँ पर व्याख्यान करने वाले। जो बहुत ज्यादा हेड ऑन हो गया, हम 10 मजदूर संगठन थे, 12 ही थे, बीच में बीएमएस भी था। बाद में इनको ध्यान आया, मैंने कहा कि आपने मेरे को बुलाया, मैं तब आया हूँ, मैं अपने आप नहीं आया हूँ। आपने बुलाया तो कहा कि हमारे को सुनाओ, तो मैं सुना रहा हूँ, और आप अगर मेरे से ऐसी बात करेंगे तो फिर आपने मुझे बुलाना नहीं था। फिर इसके समझ में आ गया कि नहीं मेरे को बोलना नहीं चाहिए था, सिद्धू जी सॉरी, आप बोलिए जितना बोल रहा। तो फिर बाद में ठीक भी हो गया। उसने कहा भाई उसने मेरा सारा जन्म पत्र यार देख लिया है, नहीं तो अदरवाइज हो सकता है जब हमारी प्रोफेसर बोल रही हैं मेरे बैंक अकाउंट छान लिए होंगे उन्होंने, मेरा सारी प्रॉपर्टी देख ली होगी कितनी प्रॉपर्टी है मेरे पास, नहीं तो अदरवाइज मैं जेल में होता। और सारे टीवी पे ये न्यूज होती कि हरभजन सिंह ने इतना काला धन कमाया था अपनी 50 साल की ट्रेड यूनियन मूवमेंट में, वो गया जेल में। अभी हम लालू जी को बोलते हैं ना, लालू जी भी तो समाजवादी है ना। अब उनके ऊपर जो केस बनाए हैं, जितने सजा कर दी है उनके ऊपर, तो ऐसा हमारे को भी प्रचार कर सकते थे कि कभी हरभजन सिंह ने 50 साल में बहुत पैसा कमा लिया। ये ऑफिस जो है, ये सुरेंद्र मोहन जी की, मंजू मोहन बैठी है, इन्होंने बहुत योगदान है। योगदान क्या है, इन्हीं की वजह से ही हुआ। मैं बता रहा हूँ ना, सुन लीजिए आप बात, मेरे को प्रैक्टिकल सब कुछ मालूम है। नहीं मैं बता रहा हूँ जो हकीकत है उसको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे को एचएमएस को यूनियन दफ्तर नहीं मिला था, सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन को मिल गया। सबने राउज एवेन्यू रोड पे हैं सबके दफ्तर, वहां पर इवन पॉलिटिकल पार्टी के भी सब दफ्तर वही हैं। हमारे रेलवे के दफ्तर चलते थे। नहीं वो मैं बताता हूँ क्यों नहीं मिला है, उसका कारण है जी, मैं बताता हूँ उसका भी। क्योंकि फिर हमारे नागपाल जी नहीं है, पुरोहित जी नहीं है, इन्होंने बहुत प्रयास किया। मैं साथ में ही जाता था, उस वक्त मैं सेक्रेटरी था एचएमएस का। तो सुरेंद्र मोहन जी, सुबोधकांत साय जब मिनिस्टर स्टेट बने होम, तब मैंने चार्ज लिया था उनसे सेक्रेटरी, मैं नेशनल सेक्रेटरी हुआ था। उन्होंने सुबोधकांत साय बहुत लिखते थे, उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, परंतु हमारे बन गए मिनिस्टर, जो अर्बन मिनिस्टर जयपाल रेड्डी। जयपाल रेड्डी जो है सुरेंद्र मोहन जी को गुरु मानते थे, इनको गुरु मां बोलते थे। अब ये लास्ट जब आप पुरोहित जी ने कहा सुरेंद्र मोहन जी अच्छा गुरु करते हैं हमारा काम तो हो नहीं रहा, बोले चलो चलो, गाड़ियां उठाई, चल दिए उनके कोठी में। वहां चले गए, बेचारे गेट पे लेने आए, क्योंकि वो क्रच पे चलते थे। पैर हाथ लगाया, मेरे गुरु आए, मेरे घर में गुरु माँ आई है, सबको अंदर ले जाया, डाइनिंग में चाय वाय पिलाई, और उसके बाद उनको कहा देखो ये लास्ट टाइम आ रहे हैं, आपने पहले भी प्रॉमिस किया था, सबको दफ्तर दे दिया आपने और एचएमएस को नहीं दिया।
वो कहता गुरुजी अभी आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमारे को बाहर छोड़ने तक गए, बाद में चिट्ठी आ गई हमारे पास, ये प्लॉट हमारे को अलॉट हो गया, 508 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है ये वक्फ बोर्ड है साथ में, इंडिया का सबसे बड़ा, साथ में ही हमारे लेफ्ट में। अब ये जब मिला तो अब कहें कि जी सारे कहें इसको चेंज कराओ, अब मैं लग गया चेंज कराने में। अब पुरोहित जी की भी बेचारों की डेथ हो गई। फिर जो हमारे कपिल सिब्बल मिनिस्टर थे जब HRD के, और आपके कमलनाथ थे मिनिस्टर HRD, तो हमने कपिल सिब्बल को ईमानदारी से, हमारी मूवमेंट ने बहुत फ्री में चुनाव लड़े, उसकी कितनी मीटिंग कराई हमने, चाय का भी कप हमने पिलाया उनको, वो जानते थे कि भाई ये नहीं, हालांकि उन्होंने पैसा सेकंड इलेक्शन में 80 करोड़ रुपया खर्च किया और हार गए। हाँ 80 करोड़ रुपया खर्च किया, पहले वाला हमने फ्री में जितवाया था। तो वो बड़ा रिगार्ड करते थे, कहते हरभजन आज मैं चेंज करा के आऊँगा, चलो पहुँच गए जी वहाँ। उन्होंने सारा कमरा खाली कराया, बाहर निकाल दिए सबको, कपिल सिब्बल, मैं और कमलनाथ बैठे। उन्होंने कहा जी ये सिद्धू जी हैं रेलवे के भी लीडर है, HMS के जनरल, इनको दफ्तर चेंज करके दो। सबको आपने वहाँ दे दिया, इनको वहाँ दे दिया, और मेरे इलेक्शन में बहुत काम करते हैं। उन्होंने सब सेक्रेटरी बुला लिए, रिकॉर्ड भी बुला लिया सारा। उन्होंने कहा सिब्बल साहब वहाँ तो सिर्फ 5-6 प्लॉट हैं, वो सब जुडिस हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं किसी में फंसा दूँ, वहाँ पर वो जमीनों का कोर्ट केस के लंबे केस चलते हैं, अभी ये ले लो, उसके बाद फिर मैं दूसरा वायदा करता हूँ वो दे दूंगा। अजय माकन स्टेट मिनिस्टर, तो वो मेरे घर आया, उसने कहा सिद्धू जी लेते क्यों नहीं, साउथ दिल्ली में लोग बाग कहते हैं हमारे को प्लॉट चाहिए, आप वहाँ साउथ दिल्ली में ले नहीं रहे हो। मैंने कहा हमारे सारे दफ्तर तो यहाँ हैं। उन्होंने कहा नहीं आप अभी लो, मैं बाद में यहाँ पर दूंगा। एक उसका अजय माकन का भी वायदा था हमारे साथ, हमने ये ले लिया। फिर मेरे को कुछ साथियों ने जो कॉर्पोरेट के निगाह से थे, वो कहते हैं हरभजन सिंह आपको कौन सिखा रहा है कि आप उधर जाओ नई दिल्ली में, ये साउथ दिल्ली है ये, और कोर्ट के सामने आपका दफ्तर है, इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क है। फिर पुरोहित जी ने मीटिंग करी, जैसे आपने पैसा इकट्ठा करने की बात की ना, तुम कितने दोगे भाई, तुम कितने दोगे भाई, कोले वाले कितने दोगे भाई, रेलवे वाले कितने दोगे, बस जड़ियाँ लग गई, लिखते रहे। उसके बाद इकट्ठा करने का काम नागपाल जी का। नागपाल जी इतनी मोटी किताब लेके सुबह में बैठ जाते थे, हाँ भाई जन साहब पैसा नहीं आया आपका। बड़े जबरदस्त आदमी थे चंडीगढ़। हाँ वो लोग कई दफा गुस्से में हो जाते थे, आप सुबह सुबह अभी 7 बजे उठे हैं, चाय भी नहीं पिए, आप पैसा मांगना शुरू करते हो। कहता बेटा पैसा तो लूंगा ही लूंगा, चाय पी ले तो बाद में करूंगा फोन। तो ये बना के भवन हमने तैयार करा दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह से हमारी इच्छा थी कि भी ऑनेस्ट ऐसा कोई लीडर रहा नहीं हमारे पास, उसी से इसका उद्घाटन कराएं। हमारे आपस में मतभेद पैदा हो गए, बाद में मैं भी कन्विंस हो गया, क्योंकि ये जो ग्लोबलाइजेशन जो है, लिबरलाइजेशन जो है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए थे। रिक्रूटमेंट पे बैन हो गया, सरेंडर जारी हो गया, तो कहा कि ये कलंक हमारे पे भी लगेगा, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी मुर्दाबाद करते हैं, और फिर उसी से दफ्तर उद्घाटन कराएं तो ठीक नहीं होगा। फिर देखा कौन दूसरा कराएं, तो देवी गौड़ा जी की भी बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। मैं अध्यक्ष जी ले लूँ 5 मिनट और, उसमें देवी गौड़ा जी का नाम आ गया, तो मैंने वो देवी गौड़ा जी की पैरवाई की। जब हमारे सारे बड़े लीडर सेकंड इंटरिम के लिए पे कमीशन की रिपोर्ट कम आ रही थी, बुकड़ताल पे बैठ गए पे कमीशन के दफ्तर में, यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस के सामने, बीकाजी गामा प्लेस पे, वहाँ पे इनको पहला दिन गया, पुरोहित जी भी लंदन थे, चौबे जी भी लंदन थे, उन्होंने आपस में बात नहीं करी, और JCM का डिसीजन था, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी का। चौबे जी आके बुकड़ताल पे बैठ गए। अब चौबे पुरोहित जी ने वहां से फोन किया, मैं दिल्ली आ रहा हूँ हरभजन, ये चौबे जी कहाँ है, हड़ताल बुकड़ताल पे बैठ गए। मैंने कहा जी वो तो हमने सारों ने बैठाया, वहाँ पे सारे बैठे हैं, दूसरे कांग्रेस वाले भी बैठे हैं, कम्युनिस्ट भी बैठे हैं। कहते यार मेरे को नहीं इन्होंने बताया, वो भी आ गए, चलो वहाँ आ गए। पहला दिन गुजर गया, ये समझ रहे थे कि इंद्रजीत गुप्ता ट्रेड यूनियन लीडर, होम मिनिस्टर है, हमारी एक्स प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ HMS कमला सिन्हा, वो एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर है, तो अगर वो आके हमारे को जूस पिलाएंगे, हमारी मांग मान लेंगे, तो कोई सुनता है? मिनिस्ट्री पावर में आने के बाद कौन सुनता है? वो एक टेलीफोन नहीं किया उन्होंने। अब पुरोहित जी घूमे जी, क्या करें, 2 दिन गुजर गए, तीसरा दिन गुजर गया। अब फिर सुरेंद्र मोहन जी हॉस्पिटल एडमिट थे यहाँ पे बिल्डिंग में, उनके पास गए कि मुसीबत फंस गई, ये तो 3 दिन गुजर रहे हैं, उनकी हालत खराब हो रही है। सुरेंद्र मोहन जी ने वहीं पेन उठाया, कागज उठाया, चिट्ठी लिखी दंडवते जी को कि ये ऐसे ऐसे हालत है, टेलीफोन तो थे ही नहीं। तो फिर दंडवते जी के पास गए, दंडवते जी ने कहा
हाँ, वो वीपी सिंह जो है वो इलाज कराने के लिए चले गए यूके। तो अब देवी गौड़ा जी प्रधानमंत्री थे। चौथा दिन भी गुजर गया। चौथे दिन में ये था कि पांचवा दिन आएगा कि नहीं आएगा। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। नींबू पानी पिए, वो पानी निकलता जाए नीचे से, मुंह से पिए नीचे निकल जाए। हालत बड़ी खराब हो गई। रोज जी कहते यार हरभजन अब डू एंड डाई करो। मैंने रेलवे एम्प्लॉय का 10,000 आदमियों का जुलूस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया। गाजियाबाद बंद कर दिया। कौन पे इसमें बढ़ गए, बैरियर तोड़ दिए सारे। हमारे पे लाठीचार्ज हो गया। वाटर कैनिंग हो गई। वाटर कैनिंग हो गई जबरदस्त। कोई गिरा। एक मेरे साथ SHO जो थे रंधावा, वो सरदार जी, उनकी मैं उससे बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा यार अपने आदमी को संभालो। वो वाटर कैनिंग तो देख नहीं रहा था। SHO खड़ा है, हरभजन खड़ा, वो उसके लगी और वो गिर गया। उसकी पगड़ी बेचारे गिरी। मैं भी फटाफट भागा। मैंने कहा पगड़ी तो रखो सिर पे। पगड़ी रखी। वो खड़ा हो कहता यार अब रोको नहीं तो लाठीचार्ज हो जाएगा और ज्यादा। वो बेचारे ने, मेरे से कोई दोस्त था, उसने गुस्सा नहीं किया। पगड़ी गिर गई उनकी। तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगा कि पुलिस वाला भीग गया और SHO को, पार्लियामेंट वाले को ऐसे वाटर कैनिंग हो गई। थोड़ी देर में पासवान जी का फोन आया कि आपसे पासवान मिलना चाहते हैं। मैंने कहा पासवान क्या करेंगे इसमें, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है। फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक देला नहीं देने के लिए थे आप। तो इन्होंने देवी गौड़ा जी को चिट्ठी लिखी, सुरेंद्र मोहन जी ने। देवी गौड़ा जी ने वो ध्यान किया। 5वें दिन थोड़ी देर बाद 6 बजे फोन आ गया। ये कांग्रेसी तो भाग गए, इंडियन कॉफी हाउस में बैठे कॉफी पी रहे, और मैसेज आया कि आपको प्रधानमंत्री ने बुलाया। अब ये कांग्रेसी वहां से पता लग गया इनको कि प्रधानमंत्री बुला रहा है, वहां से निकल के आ गए। मैंने कहा साले तुम कहाँ थे? कहते जी हम सोच रहे थे यहाँ तो वाटर कैनिंग हो रही है, डंडे चल रहे हैं, सिचोई गिर गया। तो वहां जाके बैठ गए। ये भी चले जी, मित्तल भी थे साथ में। हमारे NRMU का पैड पे हमने ये सब लिखा हुआ। दंडवते गए सुरेंद्र इनके पास। मेरे को सिक्योरिटी ऑफिसर कहता पार्लियामेंट का कि मैं 30 साल से पार्लियामेंट में हूँ सिक्योरिटी ऑफिसर, मैंने आज तक किसी भी प्रदर्शनकारी को ये गेट से अंदर जाते हुए नहीं देखा है। यही मेमोरेंडम ले लेते हैं, बड़ा से बड़ा भी कोई MP भी आता है। मैं पहली दफा लाइव में देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री प्रदर्शनकारियों को बुला रहे हैं, डेलीगेशन को। अंदर गए, बैठे, उन्होंने कहा कि व्हाट डू यू वांट नाउ। मैं कहा जी दे आर ऑन हंगर स्ट्राइक, टुडे इज द 5th डे एंड टुमारो देयर कैन बी अ अनटोवर्ड इंसिडेंट इफ इट इज नॉट रिजॉल्व। सुनते रहे सब कुछ। तो पेंसिल तो कान में मार ही रहे थे। उसी पेंसिल से हमारे उसमें लिखा अर्जेंट मीटिंग एट 6 PM, फाइनेंस मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, 3 मिनिस्टरों को बुलाया। वो कहते ओके नाउ यू गो। शाम को हम 10 बजे आए वहां से जी, उनको मिलके चौबे जी, और उनकी हालत थी कि भाई कल हमें मिलेंगे नहीं। वो हम घर पहुंचे, वो प्रोहित जी डायबिटिक थे। वो कहते यार मेरी तो शुगर बैठ गई, फटाफट यार घर लेके चलो। मैं घर लाया, दूध में चीनी घोल के पिलाई उनको, थोड़ा सा पसीना वसीना ठीक हुआ। इतने में एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी का फोन आ गया। स्वरूप थे। स्वरूप ने कहा कि प्रोहित जी कहाँ पर हो? कहते घर पे आ गया हूँ। कहता क्यों पूछ रहे हो? कहते वो चिदम्बरम जाते जाते मैं ड्रॉप करके आया हूँ एयरपोर्ट पे, वो साइन कर गया आपका, वो उसका फाइल पे साइन ले लिया, ड्राफ्ट अप्रूव करना है, आप कहो तो मैं आता हूँ गाड़ी लेके। उन्होंने नहीं, मेरे पास हरभजन है, गाड़ी भी है, तुम बताओ। कहता मैं फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री जाता हूँ। रात को 10 बजे 10:30 बजे फाइनेंस मिनिस्ट्री खुली और मैं और प्रोहित जी गए। प्रोहित जी ने ड्राफ्ट चेक किया, करेक्शन की। हाँ भाई राजेंद्र भैया टाइम बहुत कीमती है, मैं तो टाइम ले रहा हूँ इनका इसी वजह से, क्योंकि अल्टीमेटली हिंद मधुर सभा क्या चीज है, हिंद मधुर सभा क्या कर रही है। हम तो बहुत कुछ इस सरकार से भिड़ रहे हैं और भिड़ते रहेंगे जब तक ये रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। करेक्शन किया उस ड्राफ्ट में, और हमारे को उस वक्त 10% ऑफ द बेसिक मिनिमम 100 रुपीज ये उस वक्त दिया देवी गौड़ा ने। और वो चिट्ठी साइन करके प्रोहित जी को लाया। प्रोहित जी कहते अब चलो वहां पर धरने पे। वहां जाके बताया कि लो जी आ गई, चिट्ठी मिल गई। तो सब खुश हो गए। तो मेरे को कहते प्रोहित जी जूस लेके आए। यार ऐसे उठाना तो है इनको, 5 दिन से बैठे हैं। मैं भागा एम्स में दुकानें बंद, सफदरजंग दुकानें बंद। रात को 10 बजे? हाँ रात को जी जूस की दुकानें बंद हो गई। 11 बज गए थे। फिर मैंने जाकर न्यू दिल्ली स्टेशन भागा। मैं वहां से गाड़ी लेके, वहां पे तो सब कॉर्नर पे लगे थे, वो भी लाला थे, बंद कर रहे थे, धुआ रहे थे मशीन। मैंने कहा लाला जी इसको दोबारा लगाओ मशीन। कहता है यार मैंने तो बढ़ा दी दुकान। मैंने कहा मेरा बहुत जरूरी काम है। और फिर मौसमी छीलने लग गए, उसके नौकर भी लग गए। एक मयूर जग भरवाया और फटाफट वापस भोगे वहां। चौबे जी ने 3 गिलास पी लिए। मैंने कहा चौबे जी कल भी पी लेना,
अभी तो पानी निकल रहा है। तो मैंने कहा चौबी जी एक मेरी रिक्वेस्ट है। कहता कि बता क्या है। मैंने कहा अगर आप कल तक रुक जाएं तो हम कल 10,000 आदमी लाके जुलूस लेके जाएंगे। कहता तू क्या चाहता है मैं यहाँ से जिंदा घर ना जाऊं। मैंने कहा जी नहीं फिर चलो। कहता मेरे को घर छोड़ो फटाफट। वाजपेयी जी उसकी वजह से मर गए। हमारा अध्यक्ष जो था उनकी आंतें सिकुड़ गई थी। वो सिकुड़ने के बाद वो ठीक ही नहीं हुए, उसी बीमारी में वो मर गए। मतलब ये हमारे HMS के उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट की भी ये कंट्रीब्यूशन है। जब हमारे को पे कमीशन का इंटरिम मिला है 10% और 100 रुपीज मिनिमम, तो ये मैंने उसकी वकालत की थी कि इन्होंने हमारे को ये जान छुड़वाई थी, हमारे लीडर मर जाते, इनको लाओ उद्घाटन कराने के लिए। तब इनको अप्रूव हुआ हमारा वर्किंग कमेटी में कि देवी गौड़ा को लाया जाए। तो फिर देवी गौड़ा को ले पहुंचे बुलाने के लिए। वो खुशी खुशी आए, यहीं पर ये अधिवेशन हुआ था। सारे हिंदुस्तान के देश के विदेश के पॉलिटिशियन सब यहाँ पर मौजूद थे। तो ये दफ्तर आपके पास है। अभी मेरी आनंद जी आपसे गुजारिश है, क्योंकि बहुत कम बात होती है, जो एक हमारे विरासत में हमारे को मिला है, अधूरा काम मिला है। क्योंकि सच्चर साहब चाहते थे पॉलिटिकल पार्टी बनाना, प्रोज जी को अध्यक्ष बना रहे थे। प्रोज जी ने कहा मैं इस एज में अब नहीं बन सकता हूँ जी, मेरे में इतनी क्षमता नहीं कि मैं सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष हो जाऊं। सीरीज ऑफ मीटिंग हुई हैं इंडिया इंटरनेशनल में। वो सच्चर साहब भी बुलाते थे, खाना भी खिलाते थे, सुरेंद्र मोहन जी, मुरामल पुरोहित, एडी नागपाल, मैं और सच्चर साहब। फाइनल ये हुआ कि हमारे को स्टडी सर्कल शुरू करना चाहिए, जो कभी पहले सोशलिस्टों का हथियार होता था। वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे स्टडी सर्कल शुरू होगा। उसका पेपर कौन बनाएगा? सुरेंद्र मोहन जी ने पेपर बनाया। ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन की वर्किंग कमेटी में अप्रूव हुआ, काम शुरू हुआ। उसके बाद फिर वो रुक गया। रुकने की भी वजह डिफरेंट है, पर उस पर नहीं जाऊंगा। फिर अब सच्चर साहब चले गए, सुरेंद्र मोहन जी चले गए, मुरामल पुरोहित चले गए, नागपाल चले गए। अब हमने उसको HMS की वर्किंग कमेटी में अप्रूव करा लिया है जी, कि यहाँ से हम चालू करेंगे, चाहे महीने में 20 बच्चे निकालें यहाँ से ट्रेनिंग देकर। वो रेगुलर चलेगा। इतना पैसा पुरोहित जी छोड़ गए थे अपनी सेविंग में से, उसको हमने फिक्स कर रखा। वो उनका डबल से भी ज़्यादा हो गया है, ताकि अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ से। तो वो उसके लिए हमारे को चाहिए विद्वान आदमी, बुद्धिजीवी, जो आप जैसे उसमें योगदान करें। तो वो एक फाउंडेशन हो जाएगा। हिंद मजदूर सभा का और दफ्तर नहीं बना पाए थे, बना लिया हमने। नीचे बड़ा कमेटी रूम है, नीचे 100 आदमी 100 आदमी बैठ सकता है नीचे। लिफ्ट भी लगी हुई है। इसका तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये बिजली का किराया देता हूँ। केयर टेकर है, सफाई वाली है, वो उसका मेंटेन हम सब करते हैं। सारी मीटिंग हम यहीं करते हैं। 35-40 आदमी की मीटिंग यहाँ हो जाती है, बड़ी मीटिंग है तो नीचे करते हैं। तो ये स्टडी सर्कल हम शुरू करेंगे। बाकी जो आप कह रहे थे ना कि इसमें रहने की व्यवस्था हो जाती, एक फ्लोर अभी खाली है हमारे पास। ये मेरा विचार था कि हम इसको एक रेस्ट हाउस बना दें, जो कि लोग बाहर से आए हैं तो वो यहाँ ठहरा भी करें मीटिंग में। तो मेरे को आप जैसे कुछ दूसरे मेरे जो देश थे, उन्होंने कहा देखो ये पंगा मत ले लेना आप, ये दिल्ली है, यहाँ पे एम्स में जो इलाज कराने आएगा वो वहां से स्लिप लेके आएगा, लीडर तो आएगा नहीं। वो कौन आएगा आपको ही पता नहीं, आप कहाँ से उसकी शक्ल पहचानोगे? उसके साथ कौन ला रहा है, धर्मपत्नी ला रहा है, कौन ला रहा है इलाज कराने के लिए, ये आप कहाँ से चेक करते रहोगे? फिर शाम को क्या करेंगे? वो दारू पियेंगे, आपके सारे चोक हो जाएंगे, इतना इतना तम्बाकू फेंक फेंक के पान खाते हैं सारे। तो ये झंझट में मत ही पड़ो। हमने तो हम सोच रहे थे उसको ऑफलोड कर देंगे, नो लॉस नो प्रॉफिट पे, पर उसको वर्किंग कमेटी ने ओवररूल कर दिया, तो मैंने वो ड्रॉप कर दिया।